नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अब आदित्य ठाकरे को असादुद्दीन ओवैसी और अबू आजमी जैसे नेता हिंदुत्व सिखाते हैं। इसके बाद राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर वार किया है। सीटों के बंटवारे पर दोनों गठबंधनों में जोरदार वाद विवाद चल रहा है। उद्धव गुट को कांग्रेस से कम सीटों पर समझौता करना पड़ा है। इस बीच कई और सारी खबरें हैं। आज टक्कर में सभी मुद्दों पर सीधी होगी बात। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का टक्कर का आज का बेहद खास एडिशन, धनतेरस एडिशन। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है। जिस हिंदुत्व के नाम पर बाला साहेब से लेकर उद्धव ठाकरे तक हुंकार भरते थे, आज उसी हिंदुत्व के नाम पर देवेंद्र फडणवीस उद्धव गुट को ललकार रहे हैं। फडणवीस ने कहा है कि अब तो आदित्य ठाकरे को असदुद्दीन ओवैसी और अबू आजमी हिंदुत्व सिखाते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को घेर रही है। उद्धव ठाकरे पूछते थे राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, अब बन गया तो उस पर भी आपत्ति उनको। चुनाव के बीच देवेंद्र फडणवीस का एक पुराना बयान भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें वो औरंगजेब के नाम पर ओवैसी को ललकार रहे हैं। औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी औरंगजेब की पहचान पर अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। उधर झारखंड के चुनावी मोर्चे पर डटे असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में लगातार बढ़ती मुस्लिम आबादी का मुद्दा उठाकर हेमंत सोरेन को घेर रहे हैं। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। लेकिन इस सियासत के बीच भोपाल में बजरंग दल के पोस्टर पर बवाल मच गया है। इस पोस्टर में अपील की गई है कि दिवाली का सामान उन्हीं से खरीदें जो उस कमाई से दिवाली मना सके। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुत्व महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की धुरी बन रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदुत्व के दांव का विश्लेषण। आबादी का गणित, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आंकड़ा। महाराष्ट्र की 79.83% आबादी हिंदू है, यानी लगभग 80% आबादी हिंदू है। राज्य के सभी 36 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक है अभी तक। लेकिन लोकसभा में 2024 में अपर कास्ट का वोट की अगर अब मैं बात करूं तो वहां पर 58% महायुति को वोट गया, 38% अघाड़ी के साथ गया। यानी ये जो अपर कास्ट मतदाता है ये अधिकतर महायुति यानी बीजेपी वाले अलायंस के साथ है और कांग्रेस वाले अलायंस के साथ नहीं है। लोकसभा 2024 में महायुति को मराठा वोटों का 40% मिला, जो एमवीए से अधिक है, यानी अघाड़ी से अधिक है। महायुति है फडणवीस, शिंदे और अजीत दादा पवार, और अघाड़ी है शरद राव पवार, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे। अब मैं बताऊंगा कि यहां पर किसका कद कितना हुआ है। लोकसभा 2024 के अंदर मराठा नेता जरंगे पाटिल के खुले विरोध के बावजूद महायुति को एमवीए से ज्यादा मराठा वोट मिले हैं। एमवीए का प्लान क्या है? एमवीए का प्लान यह है, यह अघाड़ी का प्लान है, यानी जो कांग्रेस लेड अलायंस है। महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम आबादी है, 45 विधानसभा में मुसलमान वोटर बहुत अहम है और टारगेट यह है कि अघाड़ी मुस्लिम वोट बैंक में को साधने की ताकत उसने झोंकी है और उसको लगता है कि ओवैसी की पार्टी और सपा के अगर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो वो वोट काट सकते हैं। यानी अघाड़ी का जोर यह है कि ये 45 में से 40 से 40 सीटें अगर एक मुश्त आती है इनके खाते के अंदर और गेम बन जाएगा। और लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ है,
मुसलमान बहुल सीटें अघाड़ी के पक्ष में गई है और जिसका झटका बीजेपी को और उनके गठबंधन को लगा है। और इसी बात की बात वारिस पठान ने भी अपने कई कार्यक्रमों में कही है कि देखिए वोट डाला लेकिन साथ नहीं दिया। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। बड़ा फैक्ट क्या है, लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट को, कांग्रेस को अल्पसंख्यक वोट का फायदा मिला, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, और मेरे पास सीट वाइज आंकड़े हैं जहां पर फायदा मिला है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है आज के प्रोग्राम का, बड़ा प्रश्न यह है, लोकसभा चुनाव में झटके के बाद क्या हिंदुत्व के नाम पर एनडीए का कमबैक होगा या फिर एक बार फिर एनडीए को हार का सामना महाराष्ट्र में करना पड़ सकता है। और जिस तरह से अबू आजमी ने कहा और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो देखने को मिलेगा। ये काफी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। प्रेम शुक्ला फ्रॉम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। बृजमोहन श्रीवास्तव जिन्होंने आज बड़ा खेल कर दिया है, नवाब मलिक को उतार के बीजेपी के साथ ही खेल कर दिया है इन्होंने। आनंद दुबे जो परसों तक कह रहे थे कि हम होंगे सबसे बड़ी पार्टी, आज मेरे पास कई सारे आंकड़े हैं जो कि बहुत कुछ बता रहे हैं। अजीज खान है मेरे साथ, इनको भी झटका लगाया, अघाड़ी ने इनको भी ठेंगा ही लगभग दिखा दिया है। मेरे साथ वारिस पठान, मेरे साथ ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं, असीम वकार साहब प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी, बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के चुनाव में, बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत बड़ा गेम हो गया है। यह बड़ा गेम क्या है अब मैं आपके समक्ष रखता हूं। वो बड़ा गेम यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो अघाड़ी का सीट प्रबंधन था, वो सामने आ गया है और इस समय की बहुत बड़ी खबर है। और इस समय की यह बहुत बड़ी खबर, आइए स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं वो बड़ी खबर क्या है जी। चलिए हम थोड़ी देर बाद उस खबर को आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस समय जो प्रेम शुक्ला है, प्रेम शुक्ला, बड़ी खबर तो यह है कि नवाब मलिक ने पर्चा भर दिया है। जिसको कल तक आप कहते थे दाऊद का आदमी है, आज वो आपका आदमी निकला। फंस गए आप तो बीच चुनाव के अंदर। क्या कैसे जाएंगे चुनाव में? बिल्कुल हमारा आदमी नहीं है। नवाब मलिक के बारे में हमारा स्टैंड जो कल था वो आज है, वही आगे भी रहेगा। और शिवाजी नगर मानखुर्द की सीट बंटवारे में शिवसेना के पास गई है। शिवसेना का प्रत्याशी वहाँ से नामांकन कर चुका है और हमारी युति में जो है उस सीट पर शिवसेना का प्रत्याशी ही युति का आधिकारिक प्रत्याशी है। हमारा नवाब मलिक के बारे में जब वो विधायक थे तब भी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्टता से कहा था कि श्रीमान नवाब मलिक जो हैं उनका समर्थन हमें स्वीकार्य नहीं है। तो ये उनके बारे में स्टैंड आगे भी हमारा जारी रहेगा। प्रेम शुक्ला, एनसीपी के साथ, अजीत दादा पवार के साथ आपका अलायंस है कि नहीं है? निश्चित है। तो फिर एनसीपी के अजीत दादा पवार के वो उम्मीदवार है कि नहीं है? वो वापस लेंगे। अजीत दादा पवार गठबंधन धर्म का निर्वाह करेंगे। चलिए अभी पूछे तो बृजमोहन श्रीवास्तव, ये नवाब मलिक क्या अपना पर्चा वापस जो लेंगे? युति के लिए जो है किसी एक प्रकार की बाधा हो, सेकंड, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अजीत दादा पवार की पार्टी के आप प्रवक्ता है, क्या वापस लेंगे आप लोग पर्चा? बीजेपी खुला विरोध करा रही है और ऑन एयर हुआ है सब कुछ। अभी अमित जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भाई प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक बोला। ये सीट शिवसेना के पास है और वहाँ पर हमारे नवाब मलिक साहब ने नॉमिनेशन भरा है। हम और एकनाथ शिंदे साहब बैठ के फैसला कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो सीट उनके पास नहीं है वहाँ कौन प्रत्याशी होता है इससे उनको कोई, इस पे कोई उनको आपत्ति भी नहीं होती। और बड़ी खबर, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा हमला बीजेपी को ऊपर नवाब मलिक को लेकर। प्रियंका चतुर्वेदी ने नवाब मलिक पर निशाना साधा है। दाऊद का दोस्त अब बीजेपी के गठबंधन में शामिल है। बहुत बड़ा हमला। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले आज कहां जाएंगे? सीधे तौर पे लिखा है। क्या महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है? दाऊद का दोस्त अब बीजेपी के गठबंधन में है। खुले तौर पर उद्धव ठाकरे गुट ने इसको मुद्दा बना दिया है। प्रेम शुक्ला फंस गए आप, ना इधर के रहे ना उधर के। क्या करेंगे अब बीच चुनाव में? मजदार में आपके सामने ऐलान कर रही है एनसीपी कि हम कैंडिडेट को नहीं बदलेंगे।
ये कैंडिडेट हमारा है और बीजेपी तो मैदान में ही कोई नहीं ऐलान है, नहीं वहां है। पर शिवसेना शिंदे गुट के साथ मुकाबला है। ऐसा कोई ऐलान नहीं है। और प्रियंका चतुर्वेदी जब ये कहती हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि जब दाऊद इब्राहिम गिरोह का साथी होने के आरोप में नवाब मलिक जेल गए, तब भी उद्धव ठाकरे की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको जो है मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दें। तो जो इतना लाचार रहा हो, उद्धव ठाकरे जी दाऊद इब्राहिम के चरणों में लोटे पड़े थे जब उनकी ये दशा थी, तो प्रियंका चतुर्वेदी की ये बेशर्मी के अलावा कुछ नहीं है। शुद्ध बेशर्मी है कि जो प्रियंका चतुर्वेदी जिसे दाऊद का दोस्त मान रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी वही जो है प्रियंका वही चतुर्वेदी के की जो क्या नेता हैं, बेशर्मी है, श्री क्या मान उद्धव बेशर्मी नहीं है, ठाकरे, विषय ये उनके नहीं है सर। मुख्यमंत्रित्व काल में नहीं, मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है। उत्तर दे रहा हूं मैं। आप लोग नहीं, नवाब मुद्दे मलिक की को बात लेकर कर रहा हूं। एक और क्या सेकंड, बात कर रहा हूं मैं? एक सेकंड। नहीं, ये मैं जो कह रहा हूं गलत है। नहीं, मैं जो नवाब कह रहा हूं मलिक को गलत लेकर, है। नवाब नहीं, मलिक को कृपा लेकर करके जो मुझे बीजेपी बताइए। का स्टैंड था वो अरे अब मैं क्या नवाब करेगा? मलिक पर ही बात कर आपने, रहा हूं। आपका अलायंस है उस पार्टी के साथ, मैं नवाब मलिक पर ही आपका बात सर कर रहा हूं। अलायंस है उस पार्टी के साथ। मैं नवाब आंसर दैट ना सर, आपका अच्छा, अलायंस है, पहले या तो प्रश्न अलायंस पूछ लीजिए, तोड़ेंगे आप पूरा हो जाए लोग, तो मैं उत्तर दूं। या तो स्टैंड लीजिए, अलायंस तोड़िए। पहले प्रश्न पूरा हो गया आपका? स्पष्ट करूं इस मुद्दे अमीश पे। जी और कुछ बाकी है? एक आध प्रश्न। नहीं, मेरा प्रश्न यही है। अमीश जी कोई और? नहीं सर, मेरा तो प्रश्न कृपा यही है। करके सुन लीजिए। हमारा नवाब मलिक पर जो पहले मैंने उत्तर दिया, फिर उसको दोहराता हूं। नवाब मलिक पर हमारा स्टैंड जो पहले था वो आज भी है, आगे भी रहेगा, जब तक उनको अदालत निर्दोष मुक्त नहीं करती है। मतलब लेकिन अब आप नवाब मलिक को श्रीमान निर्दोष मुक्त भी नवाब करवाना मलिक, चाहते हैं? श्रीमान उद्धव ये भी ठाकरे अनाउंस के- कर रहे हैं कि अब आप उसको निर्दोष मुक्त भी कराएंगे इसके श्रीमान- बाद। गजब बात करते हैं भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि अदालत करेगी निर्दोष मुक्त। क्या अमीश जी क्या हो गया है आपको? नहीं, मेरे को निर्दोष कुछ नहीं मुक्त हो गया, कराने वाले आपको हम क्या आपको हो गया है? कल तक तो आप चिल्ला नहीं, हम चिल्ला के आपको बोलते नहीं। थे प्रेम भाई। नहीं, हम आपको नहीं भाई, कल अदालत तक तो आप चिल्ला हमारा चिल्ला के स्पष्टता बोलते से थे कि कहा वो ना दाऊद कहना। का आदमी है, वो दाऊद का आदमी है। मैं अभी भी आज चिल्ला वो- चिल्ला के देखिए बोल रहा देखिए, हूं। नहीं, मैं अभी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। नहीं, आज मैं अभी आपकी भी चिल्ला चिल्ला आज के वही आपकी बात बोल आज रहा हूं, वही आपकी दोहरा रहा हूं। आवाज में वो गर्म आपकी दोषी सुनने नहीं की है। स्थिति में गड़बड़ है। देखिए, हम तो देश के लिए तब भी एकदम बोलते गर्मजोशी थे, है। आपके आज भी कानों में बोलते गर्मी हैं और जाएगी। आगे भी बोलेंगे। एकदम गर्मजोशी हमारे लिए है। देश महत्वपूर्ण है, लेकिन आरोप आपने एकदम लगाए आगे थे भी सर, इसलिए कहेंगे। फंसे आप हैं। जब तक उनको अदालत निर्दोष मुक्त नहीं करती है, तब तक हमारे ब्रिजमोहन आरोप श्रीवास्तव, उन पर कायम। आपका इसमें क्या गलत गठबंधन है? पार्टनर कह रहा है खुलेआम पर इसी मंच पर मुझे कि मेरी वो बात दाऊद नहीं के पूरी साथ हुई, मिला अमीश हुआ जी, है अमीश जी, और आपने दाऊद अमीश को जी, मिलने मेरी वाले को बात टिकट नहीं दे पूरी दिया है अमीश एक जी, सीट मेरी बात जीतने के नहीं लिए। पूरी एक हुई। सेकंड, एक सेकंड, नहीं, एक अमीश सेकंड। जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अमीश दोनों जी, के ओके, अमीश जी। एनसीपी वर्सेस बीजेपी, ओके, अजीत दादा पवार वर्सेस बीजेपी। अमीश जी, मैं बोलूं? जी जी जी, नहीं, वर्सेस तो हो ही नहीं सकता। हमारे बीजेपी और अजीत दादा पवार वर्सेस हो ही नहीं सकता। मैं आपको इस मामले में बहुत स्पष्ट कर दूं। आदरणीय नवाब मलिक साहब के ऊपर आरोप लगे, उस आरोप के अंतर्गत वो जेल भी गए, जेल से उनको जमानत मिली है, अभी उनका केस अंडर ट्रायल है, आज तक उनको दोषी नहीं कहा गया है। एक शिकायत है, उस शिकायत के ऊपर जांच चल रही है, कोर्ट के सामने दोनों पक्ष रखे जाएंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, जो एजेंसियां वो अपना पक्ष रखेंगी। यदि कोर्ट उनको अपराधी घोषित करेगा तो जो एक अपराधी के साथ होता है वो हम लोग भी उनके साथ जी, करेंगे। जी। लेकिन आज एक व्यक्ति जो कि सिर्फ जिस पे आरोप लगा हो, आरोप के कारण आज हम उसको अपनी पार्टी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आरोप आपका अभी स्टैंड देश क्लियर के है कि आप अंदर उसको कई अलग लोगों नहीं पे कर आरोप सकते। लगे हैं, इस पूरे कई गेम में नेताओं पे बीजेपी आरोप को है। अपना स्टैंड क्लियर करना है, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम तो हमारा स्टैंड वही नहीं है। नहीं, बीजेपी देखिए, एक बात फिर मैं आपको एक बात फिर बता दूं जी। मैं एक बात फिर बोल दूं। एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर हमारे रुख को कहीं ना कहीं एक मूक स्वीकृति दी है कि ठीक है, अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो जो हश्र अच्छा, एक मतलब होना आप कह चाहिए, रहे हैं कि वो मूक उनका होगा। स्वीकृति दी लेकिन है, जब ओके, तक ये उनको बड़ी कोई खबर है आरोप फिर तो। नहीं लगा है, ये अच्छा ठीक है, ये तो बहुत जब बड़ी तक खबर है उस पे आरोप कि नहीं यानी है। आप कह रहे हैं कि मुक्त स्वीकृति दी है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। प्रेम शुक्ला टीवी पे कुछ और कह रहे हैं, अंदर कुछ और कह रहे हैं आप लोग। कि हम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के, कोई स्वीकृति अमित नहीं शाह, है। अमित जी, हम कोई एकनाथ शिंदे स्वीकृति साहब नहीं, के वो साथ सीट बैठ जो के है- बात कर लें। अगर एकनाथ शिंदे साहब हमारी बात से सहमत होते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होगी बीजेपी वो को भी। सीट एकनाथ लेकिन शिंदे की वहाँ पार्टी पर हो गई है। जो भी आपत्ति लेना है वो लेना है नहीं, शिवसेना नवाब को। मलिक के नाम पर हमको आपत्ति है। जी जी, एक सेकंड, ये नवाब मतलब मलिक आप के टीवी नाम पे पर कुछ और भारतीय बोल रहे हैं, जनता पीठ पार्टी पीछे को कह रहे हैं कि हाँ स्पष्टता खड़ा से कर दीजिए, आपत्ति कोई है। दिक्कत नहीं है। कमाल है प्रेम शुक्ला, ये सारे भेद खुल रहे हैं आप लोगों के। कोई पीठ पीछे नहीं कहा जा रहा है। अरे आपके कोई सामने पीठ बोल रहे हैं पीछे उनके नहीं, प्रवक्ता, कोई पीठ आगे मुक्त नहीं। स्वीकृति दी बहुत गई है। मैं कह रहा हूं गलत, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। एकदम स्पष्ट है, कोई स्वीकृति नहीं है। नवाब मलिक के नाम का हमारा विरोध था, है और पर- रहेगा।
नवाब मलिक वो सीट जो ये है देखिए, वो मैंने शिवसेना- तो कुछ एक नहीं बोला है, शिवसेना सब को दी कुछ हुई सामने आ रहा है। शिवसेना का प्रत्याशी वहां अधिकृत है। यजमान के मैं भी तो केस कह रहा उनके हूं ना, आपके सामने सामने है। ही कह रहा हूं, कोई वो पीछे कहते थोड़ी हैं कह ना रहा हूं। प्रेम भाई, आप बहुत मैं भी हिंदुत्व तो को आपके पकड़ सामने रखते ही कह रहा हैं। हूं। यजमान के बाल उसके सामने आ गए मैं हैं। तो सामने ही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो वही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो बाल कह रहा हूँ, गिन लीजिए। अभी अरे बहुत फंस बड़ी गए आप आपत्ति लोग। शिवसेना को लेना है, बीजेपी को हमारी इसमें आपत्ति नवाब लेने का मलिक कोई पर मुद्दा नहीं है। हमारा स्पष्ट नीति है। एक सेकंड क्या कह रहे हैं? आपके कह रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव। मैं ये इस बात को मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर रहा हूं कि चूंकि वो सीट शिवसेना के पास गई है, वहां पर अगर कोई आपत्ति भी ली जाएगी तो शिवसेना के नेता लेंगे और निश्चित रूप से आदरणीय पर अजीत दादा बीजेपी ने पवार, तो एकनाथ शिंदे आपने साहब जो भी बात थोड़ी कर देर रही पहले हैं, बोला तो कोई कि ना बीजेपी ने मूक रूप से स्वीकृति दी है इसको, ये आप कह रहे हैं ना नवाब मलिक को। तभी एबी फार्म, तभी आदरणीय नवाब मलिक साहब को एबी फार्म हम लोगों ने पॉइंट दिया। टेकन, बात कहीं ना खत्म हो कहीं कोई गई। सहमति है। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अंदर खाने हाँ करी है, लेकिन बाहर का अलग दिखाना है, ये एक अपनी आपकी राय है। ओके, ओके। बीजेपी भी इस बात को समझती है कि आज नवाब मलिक पे आरोप लगे हैं, वो कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं। ओके, नहीं, पार्टी के जो पेट में वही होंठ पर है। ओके, प्रेम शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी के जो पेट में है वही होंठ पर है। बहुत स्पष्ट है कि दाऊद इब्राहिम के साथी होने के आरोप लगे, किसी भी व्यक्ति को सीट देने का हम विरोध करते हैं। ठीक है, बहुत स्पष्ट है। आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना एनसीपी का उद्धव गुट कह रहा है कि प्रत्याशी वैसे स्वीकृति दे रखी है, ये अभी क्लेम हमारे चैनल पे हो रहा है। ओके। आनंद दुबे, आप बड़े आनंद में हैं। और फिर भी अमित जी, मैं एक बात फिर भी कह दूं, अरे सर बीजेपी वाले डर रहे हैं आप जितना बोल रहे हैं। नेता बैठ के निर्णय ले लेंगे। ठीक है, ओके। आनंद दुबे आप आनंद में हैं। यस, अमीश भाई नमस्ते। आपको, आपके सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप जैसे पत्रकार को स्पेशल साधुवाद कि आपने इतनी अच्छी शुरुआत की इस डिबेट की कि अरे कल तक तो तुम लोग कह रहे थे वो नवाब मलिक दाऊद का आदमी है, वो तो तुम्हारा आदमी निकला। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। दूसरा, आपके इस चैनल पर बैठ के इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं की नूरा कुश्ती जो देश देख रहा है वो भी हंस रहे होंगे और हम भी हंस रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि नहीं हम इनका विरोध करते हैं, दूसरा कह रहा है भैया इसमें बीजेपी का क्या लेना देना, ये तो हमारी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी का मामला है। दूसरा आदमी कह रहा है नहीं भैया इनको हम चेतावनी दे रहे हैं कि नाम हटा लो, तो दूसरा कह रहा है अरे भैया इन्होंने मूक ढंग से हमको समर्थन किया हुआ है, छुपे ढंग से हमारा साथ दिया है। मतलब ये नूरा कुश्ती महायुति में अब है, तो सोचिए कि चुनाव के बाद कैसा कपड़ा फाड़ेंगे, सिर फुटअव्वल होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को आपने साथ में लिया है, आपका मैच नहीं हो रहा तो कितना दिन साथ में चलेंगे। बड़ी खबर, एक बड़ी खबर आ रही है, महाविकास अघाड़ी में किसकी क्या पॉलिटिकल हैसियत है, आइए आपको बता देते हैं। कहा जा रहा था कि सब 100 सीटों पर लड़ेंगे। एमवीए गुट में उद्धव गुट को सबसे कम सीटें, उद्धव गुट को केवल 84 सीटें दी गई है, यानी उनसे ऊपर 126 सीटों पर 2019 में बीजेपी के साथ लड़ी थी शिवसेना। शरद राव पवार की पार्टी को ज्यादा सीटें मिली है उद्धव गुट से, कांग्रेस 102 पर, यानी सबसे छोटा दल एमवीए में अगर कोई है तो वो उद्धव गुट है। बड़ा झटका महाराष्ट्र की राजनीति में, ये बड़ा ट्विस्ट, ये बड़ा ट्विस्ट। 102 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, शरद राव पवार की पार्टी नंबर 2 पर, और एमवीए में सबसे छोटी पार्टी उद्धव गुट है। अब तक की सबसे कम सीटों पे उद्धव गुट चुनाव लड़ रहा है। मैं आपको बता दूं 2019 में 126 सीटों पे चुनाव लड़ा था, और कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला है बीते गत वर्षों के अंदर कि शिवसेना उद्धव गुट, जो पहले शिवसेना था, वो 100 सीटों से कम लड़ा हो। पहली बार 100 सीटों से कम लड़ रहा है, यह बड़ा झटका है चुनाव से पहले। ओके, आनंद दुबे, योर रिएक्शन टू इट। नहीं, पहले अपडेट कर लीजिए अपने सिस्टम को, बोलिए अपडेट कर दें। 102 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 96 सीट पर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की असली शिवसेना है, और 84 सीट पर आदरणीय शरद पवार साहब की है। 2 पार्टी पर समाजवादी है और 2 पार्टी पर सीपीएम है। तो ये है 96 और 102 में। अच्छा, आपकी बात ये भी मान ले तो आप तो कहते हैं आपकी कांग्रेस से ज्यादा होगी, आपकी तो एनसीपी से भी कम है।
बता रहा हूं, अभी पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए जी। 8 से 10 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना दोनों ने पर्चा भर दिया है। हम बैठकर 1-2 दिन में इसका भी सुलह कर लेंगे, तो हमें लगता है कि हम बराबर हो जाए या एक ज्यादा ही ना हो जाए। आप तो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं आपका 10 पे अटका है, तो फिर बताइए। बिल्कुल उनका अटका है, 1% का कंफ्यूजन है, लेकिन 4 तारीख अभी खुद मान रहे हैं आप, उसे 9 गुना अरे ज्यादा भाई, है। लेकिन हमने लेकिन हमारे यहाँ दाऊद का आरोप लगने वाला आरोपी नहीं है ना। ओके, एक सीट पर 2 से ज्यादा लोग पर्चा भर सकते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन देखिए 4 तारीख बीजेपी के टाइम पर आपको 126 पर्चा मिलती थी, पीछे इस बार लेने 85 का। मिल रही है। आज की स्थिति की बात करेंगे, आज की अरे भाई स्थिति में तो 96 पे 84 अभी 85 मैंने मिल रहे हैं कहा ना। कि हम 96, अरे हमने 96 तो ऑलरेडी एक तरफा भरे हैं, नहीं, पर्चा उसके भरे बाद उसमें। भी भरे हैं। और तो अच्छा, पिछली बार और कितने में भरे थे 2019 में? एक सेकंड 2019 में कितने में भरे थे आप? 126 में, तो फिर? 126 में, तो फिर? 126 पे। तो वही तो कह रहा हूं, तो ये जो नकली शिवसेना है वो कितनी पाई है, ये उनसे पूछिए ना। यही सवाल तो उनसे भी बनता है नकली शिवसेना से कि भैया तुमने 2019 में और 126 आपका पाई जो वोट थी, बैंक इस है बार तुम लोग 80 वही कैसे हो अजीज गए? खान का है, वही असीम वकार साहब का है। ओके, प्रेम शुक्ला, ये आपकी गलतफहमी हो सकती नहीं है। मेरी गलतफहमी नहीं ये है आपकी सर, गलतफहमी ये है, आंकड़ों को गलत नहीं आंक सकते आप, आंकड़ों को गलत नहीं आ सकते। हमारा वोट आपकी बैंक लोकसभा में हिंदू, मुसलमान, सिख, सीटें ईसाई बड़ी, सब इसलिए है। मतलब सीटें जो आप जीते उसमें काफी सीटों पर मुस्लिम वोट पड़ा, एक मुश्ता आपको। ओके, तो मुसलमानों को वोट देने का अधिकार बंद कर दिया बिल्कुल जाए? है भाई, मतलब बिल्कुल उनको है, वोट किसने नहीं मना देना है करा? देश में? बिल्कुल है, बिल्कुल है सबका अधिकार। साथ सबका विकास की लेकिन ओके, बात ओके, करने ओके, वाले तो प्रेम प्रधानमंत्री जी थे, हमने तो उन्हीं से सीखा है। जी अमीश जी मुझे कृपा करके बताइए, बाला साहब ठाकरे की बातों को आनंद दुबे सच्चा मानते हैं, झूठा मानते हैं? बाला साहब ठाकरे कहते थे कि शरद पवार की विमान में बैठकर दाऊद इब्राहिम के गुंडे आए थे। दाऊद इब्राहिम का उन्होंने नाम रखा था मैदया पोते और ममदया। तो दाऊद इब्राहिम का आदमी शरद पवार भी थे। तो शरद पवार के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, जरा बताइएगा। और तो आप शरद पवार के साथ चुनाव लड़ते, तो दाऊद के साथ लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? और बाला साहब सच बोलते थे कि झूठ बोलते थे, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। दाऊद इब्राहिम के साथी अनिल शर्मा द्वे डिफेंस मिनिस्टर जब थे, शरद पवार उनकी विमान में सवार होकर आए और स्वयं बाला साहब ठाकरे शिवाजी पार्क में विजयादशमी की रैली में ललकार कर कह रहे थे कि शरद पवार दाऊद इब्राहिम के साथी हैं। तो दाऊद इब्राहिम के साथी होने से सर्टिफिकेट कब दे दिया कि नहीं है साथी? उद्धव ठाकरे को यह ज्ञान कब प्राप्त हुआ? उन्होंने दाऊद गिरोह छोड़ दिया है, ये भी कृपा करके बता दीजिए। अमित भाई बताऊं अमित भाई बताऊं, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय शरद पवार साहब हर साल में एक बार भोजन पर मिला करते थे। ये प्रेम शुक्ला जी को भली भांति मालूम है। अब आप सोचिए कि बाला साहब ठाकरे जी और शरद पवार साहब भोजन कर रहे हैं, तो दाऊद इब्राहिम के आदमी के साथ बाला साहब ठाकरे जी भोजन करेंगे क्या? प्रेम शुक्ला जी, आप अपने पुराने नेता, इतने बड़े नेता के ऊपर प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा कर सकते हैं भाई साहब? आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी शरद पवार साहब मित्र थे, तो क्या दाऊद इब्राहिम के आदमी के साथ वो मित्रता करेंगे? आप कैसी बातें करते हैं? अरे नवाब मलिक को आपने दाऊद का आदमी बताया, आपने अभी टेलीविजन पर बोला कि नवाब मलिक दाऊद का आदमी है, हम उसके खिलाफ हैं, और आप अभी कह रहे हो कि अरे बाला साहब ठाकरे जी सच्चे थे, बाला साहब ठाकरे जी शरद पवार के दोस्त थे। अगर दाऊद आपके कहने के अनुसार अगर दाऊद इब्राहिम के आदमी थे तो बाला साहब ठाकरे जी खाना खिला रहे? कमाल करते हो यार, एक तरफ कहते हो बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, शुक्ला जी एक करके ऑल ऑडियो डाउन। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड आप कंप्लीट कर लीजिए। प्रेम शुक्ला शांत, आप अपने 30 सेकंड कंप्लीट कर लीजिए, फिर आनंद दुबे आप बोलिए। दोनों बीच में बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं। सामना की प्रतियां भेज देता हूं। बाला साहब ठाकरे ने एक बार नहीं 50 बार कहा है कि शरद पवार दाऊद इब्राहिम का साथी है। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ उन्होंने खुलकर कहा है, और उसके बाद उन्होंने जो है दाऊद के लोगों को पालता। जब शरद पवार सरकार में थे तो बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करने का आदेश निकला था 2000 में, ये याद है कि नहीं याद है? और उन बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का काम शरद पवार ने पहली बार किया था कि नहीं किया था? क्या बातें कर रहे हैं आप? छगन भुजबल को कौन तोड़ कर ले गया था? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके, साइलेंस ऑन द फ्लोर, साइलेंस ऑन द फ्लोर। आनंद दुबे दो बातों का जवाब। एक तो देवेंद्र फडणवीस का 2022 का भाषण इस समय वायरल हो रहा है कि अब आदित्य ठाकरे को हिंदुत्व की बात
कौन कौन ये जो भाषा बोली गई उस पर आप क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? अमीश भाई, ऐसा है कि आदरणीय शरद पवार साहब और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी आपस में राजनीतिक मतभेद रखते थे, राजनीतिक वैचारिक लड़ाइयाँ उनकी होती थी, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे मित्र भी रहे। पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। वो कोई साल नहीं गया जब साल में दोनों इकट्ठे बैठकर भोजन न करते। लेकिन दोनों की राजनीति अलग थी। और दुनिया को मालूम है, हमारी शिवसेना अलग थी, राष्ट्रवादी अलग थी। आज हम सरकार में साथ में बरसों तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए, लेकिन कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी थी, कोई मनभेद थोड़ी था, कोई दाऊद इब्राहिम के आदमी थोड़ी थे। जिस प्रकार नवाब मलिक को ये लोग कह रहे हैं कि वो दाऊद का आदमी था, अंत में तो इन्हीं का आदमी निकला। इन्होंने बी फॉर्म दे दिया, झूठ बोल रहे इन्होंने बी फॉर्म दे दिया। और रही बात हिंदुत्व छोड़ने की, एक बात बताइए अमीश भाई, एक बात बताइए अमीश भाई, हम कहां हिंदुत्व छोड़े हैं? अरे हमने बीजेपी को छोड़ा है। बीजेपी अपने आप को अगर हिंदू समझ रही है तो उसकी गलत फहमी है। सुधर जाओ, सीखो, पढ़ाई करो। आप अकेले हिंदुत्व का ठेका थोड़ी लिए हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं। ठीक है, ठीक है, असीम बकार मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, होली मनाते हैं। असीम बकार, अक्सर कांग्रेस जब हारती है या फिर इंडिया अलायंस की पार्टी हारती है तो जिम्मेदारी ईवीएम के साथ साथ ओवैसी साहब की पार्टी की भी आती है। लेकिन महाराष्ट्र में खेल अलग है, और महाराष्ट्र में खेल यह है कि चाहे वो एनसीपी शरद राव पवार गुट हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव गुट हो, और चाहे वो कांग्रेस हो, यानी अघाड़ी, इन सबको मुस्लिम वोटों की बहुत बड़ी दरकार है। और उन्हें लगता है कि उसमें स्पीड ब्रेकर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। और जो देवेंद्र फडणवीस का 2022 का पुराना बयान वायरल हो रहा है, उस पर आपका रिएक्शन? देखिए, अगर ओवैसी साहब को स्पीड ब्रेकर मानते हैं कांग्रेस वाले, तो ओवैसी साहब के साथ आ जाएं या ओवैसी साहब को अपने साथ कर लें। किसी ने रोका है क्या उनको? दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो बयान दिया है, जो भाषा का इस्तेमाल किया है, असल में होता क्या है कि जो हम सीखते हैं बचपन में अपने फैमिली में, अपने परिवार में, वो कभी ज़िंदगी में हम भूलते नहीं हैं, उसको हम अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, औरंगजेब की कब्र पर वो असाउद्दीन ओवैसी जाता है, माथा टेकता है, अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना डैश 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 करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। नहीं, बात समझिएगा, जिना की मदार पर अडवाणी जी गए कि नहीं गए थे, इस बात पर इनकार कर लीजिए। तो औरंगजेब वो बादशाह हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मानसरोवर जीत कर हिंदुओं को दिया, चाइना से छीन कर दे दिया। और जिना वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया। तो जिना की मदार पर जाने के बाद आडवाणी के बारे में क्या देवेंद्र फडणवीस यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? वहां तो जाके पैर छूते हैं, वहां तो जाके आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, भारत जब जो हारने लगता है, कभी भी आप गौर कीजिएगा, जो हारने वाला आदमी होता है वो सबसे पहले गालियां बकता है, क्योंकि जो हाथ पैर से नहीं लड़ पाता है वो जबान से लड़ता है, मुंह से लड़ता है। तो देवेंद्र फडणवीस का पर आप कह रहे हैं कि सर आप किसी से कीजिए नहीं। लेकिन एक सेकंड, बिल्कुल मैं फडणवीस साहब का रिएक्शन प्रेम शुक्ला से लूंगा, क्योंकि आपने अडवाणी जी के बारे में भी एक प्रतिक्रिया दी, उसका भी रिएक्शन लूंगा। आनंद दुबे, इनको आप अपने अलायंस पे क्यों नहीं ले लेते ओवैसी साहब की पार्टी को? वोट तो आपको भी चाहिए भाई। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने अमीश भाई। ये भारतीय जनता पार्टी और AIM ये दोनों एक दूसरे की A टीम और B टीम है। छुपे दरवाजे से एक दूसरे के साथ हैं, इस टीवी पर अलग अलग बैठे हैं। अच्छा। विचारधारा सेम है। अच्छा। एक जन जिन्ना जी की मजार पर जाकर वहां नमस्ते कर रहे हैं और दूसरे जन वो औरंगजेब की मजार पर जाकर बैठे हैं। दोनों को आप क्या समझते हैं? बहुत बढ़िया बोला आपने। मतलब आपकी राय में एक दूसरे की मदद करते हैं ये लोग। आपने बोला सबक सिखाना है। औरंगजेब की मजार पे जाना भी गलत है उतना ही जितना जिन्ना की मजार पे जाना गलत था ना, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल।
और आपने जिसको अब आपने अब आप एक जनाब आपने बहुत बड़ी बात बोली है, लेकिन आपने जिसको राज्यसभा में भेजा इमरान प्रतापगढ़ी, वो औरंगजेब के बारे में क्या कहता था जिसके पक्ष में आपने वोट डाला था? इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब के बारे में क्या पढ़ता था बताइए? तो जिसको आपने राज्यसभा में भेजा कैसे भेजा? वोट डाला जी आपने। वही कह रहा हूं कि हमने थोड़ी भेजा है, कांग्रेस पार्टी ने भेजा। वाह 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 वाह, क्या कारण था? हम तो औरंगजेब को कल भी शैतान मानते थे, ओके ओके, शैतान मानते हैं, कल भी मानेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, ये उनका राज्य है। यहाँ नवाब मलिक को लेकर तो आप बीजेपी को आप घेर रहे थे। नवाब मलिक को तो अभी टिकट हुआ है जिस पर बीजेपी खुला विरोध कर रही है, आपने राज्यसभा भेज दिया एक आदमी को। ओके, असीम वकार नहीं, देखिए इन्हीं ने हम पर आरोप लगाया। सर, सरकार किसने चलाई बीजेपी के साथ? शिवसेना ने। भाई, चाहे मनोहर जोशी हो और चाहे उद्धव ठाकरे हो, मनोहर जोशी से लेके बात कर रहा हूं और उद्धव ठाकरे तक, ये सब बीजेपी के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इनके खून में रची बसी है। ये आनंद दुबे जी जो हैं, ये भले ही इस वक्त अलग बीजेपी से हों, लेकिन अंदर से इनके जो जिस्म के अंदर लहू दौड़ रहा है, उसके अंदर कूट कूट के मुसलमानों की नफरत भरी है। अगर कहीं मौका मिल जाए गलती से बीजेपी को अपने बुला ले, तय करना चाहिए तो तख्तियां सर पर लगा के घूमेंगे मुसलमानों के खिलाफ। अलग है, बाबर अलग था, मुसलमान अलग है। उनके साथ मुसलमानों को न जोड़िए वकार भाई। मैं अपनी बात रखूं, मैं तो बोलता नहीं किसी के बीच में। आप तो स्वयं मुसलमान हैं। आप मुसलमान को क्या समझते हैं? मुसल्लम ईमान, जिसके पास मुसल्लम ईमान है, जो देश के लिए जान दे सकता है, वो मुसलमान है ना। ये बाबर और औरंगजेब को कब से मुसलमान समझने लगे आप? ये गलतफहमी हटा दीजिए। महाराष्ट्र का एक बात समझिएगा, पहले शिवाजी महाराज को मानने वाला मुसलमान है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानने वाला मुसलमान है, अब्दुल हमीद को मानने वाला मुसलमान है। सर देखिए, बहुत सीधी सी बात बताने जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह थे और औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को लेकर जाने वाले का नाम था जयसिंह, जो राजपूत राजा थे। और औरंगजेब के लिए उनके फौज में काम करते थे उनके साथ। तो जितनी नफरत आपको औरंगजेब से है उतनी जयसिंह से है और राजपूतों से है कि नहीं है? जरा एक बार मुंह से बोलिए, मैं हिस्ट्री बोल रहा हूं। अरे महाराणा प्रताप, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने देश की अस्मिता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए, आपको वो राजपूत दिखाई नहीं दे रहे? सर, मैं आपसे कह रहा हूं, महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से थे और राजा जयसिंह और मानसिंह वाले जो वंशज हैं, ये अलग हैं। मैं सिसोदियाओं का सलाम करता हूं, उनकी बहादुरी को। मैं आपसे जिनकी बात कर रहा हूं, लेकिन चलिए आज में आ जाइए कौन सा राजा कब था। आज की बात कर लेते हैं। आज आप कहां खड़े हैं और आज शिवसेना कहां खड़ी है? ओके, असीम वकार, शिवसेना की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप उसी वोट बैंक पे निशाना साध रहे हैं जिस वोट बैंक के में ने उनको 2024 में कई सीटों पर अहम जीत दिलवाई, कई सीटों पर। सर, एमआईएम देखिए, महाराष्ट्र में लगभग 290 सीटें हैं और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 290 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। 290 सीट पर चुनाव लड़ रही है शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी का अलायंस। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 15 सीट पर लड़ रहे हैं। तो आपको 15 सीट पर दिक्कत ज्यादा है और बाकी पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आनंद वादा कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता से वादा कर रहे हैं। उतने उम्मीदवार तो होने चाहिए। ये मेरा वादा है एमआईएम की तरफ से। सुनिए सर, खाली हैदराबाद में घूमने वाले संगठन को आप पूरे देश में लॉन्चिंग करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। बात तो सुन लीजिए सर, बात सुनिए। मैं महाराष्ट्र की मुसलमान आवाम से वादा कर रहा हूं कि हमको आप जिता के भेजिए और जब सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के अगेंस्ट खड़े होंगे। जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ और शिंदे गुट के खिलाफ सरकार बना रही होगी, हम समर्थन उसको देंगे। अमीश भाई, लेकिन शिवसेना की गारंटी नहीं है।
शिवसेना अमीश की भाई, गारंटी नहीं है। अमीश भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। ओके ओके अमीश भाई, ठीक है जवाब अमीश भाई, आनंद दुबे जवाब देन अजीज खान वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग बुला लिया। सुनिए सर, अगर MIM कल के बीजेपी प्रवक्ता ने साहब, उद्धव ठाकरे को अगर कहा मुख्यमंत्री बन जाइए तो ये अलायंस छोड़कर बीजेपी से जाके मिल जाएंगे। अच्छा अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, मैं लोगों से कह रहा हूं शांत हो जाइए इनसे। अरे शांत हो जाओ पहले। MIM के प्रवक्ता साहब, आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारी मदद मत कीजिए, यही आपकी मदद होगी। आप यहां से जाइए, किसी और राज्य में अपना डेरा डोलिया डालिए, महाराष्ट्र में वोट काटने का काम मत करिए, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम मत करिए, यहां पर नफरत का बाजार मत लगाइए, यहां पर मोहब्बत की दुकान लगने दीजिए। यहां पर सब साथ में रहते हैं। मैंने पहले कहा छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बड़े मोहब्बत से रहते हैं। आज भी बहुत सारे मुसलमान के नाम यहाँ ऐसे हैं कि आगे का नाम गणेश है, तो अजीज पीछे खान का वेट कर नाम रहे हैं काफी अंसारी देर से। है। अजीज खान, आगे का महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें मिली है? देशमुख है। ओके, महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें मिली है इस अलायंस में, इंडिया अलायंस में? अजीज खान, आप तो 10, 12, 15 मांग रहे थे। देखिए अमीश भाई, अबू आजमी साहब, अरे सुनिए ना, देखिए एक बार अमीश भाई समझ लें, सवाल सीट की नहीं है। सवाल यह है कि बीजेपी आज जिस तरह पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किए हुए है, और अभी देखिए तमाम बड़ी बड़ी बातें पैदा हो रही थी कि साहब नवाब मलिक के बारे में और तमाम बातें, यही बीजेपी है पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रही थी। जब अपनी बात आई तो किस तरह ये मुकर रहे, देखिए कैसे बेनकाब हो रहे, इस बात को आप देख पा रहे हैं। ये वही बात है कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। देखिए ये वही लोग हैं, ये जब बेनकाब हो जाते हैं तो ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अभी औरंगजेब पे आपका स्टैंड क्या है? जो आपको फडणवीस जी का बयान नफरत भरा लग रहा है, उस पर आपका स्टैंड क्या है? क्या आप इस बयान के साथ हैं, इसके खिलाफ हैं, इसके पक्ष में हैं? सर सुन तो ले, न्यूट्रल है। मूक स्वीकृति, एक तरफ मूक स्वीकृति चल रही है, सर आ रहा हूं मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, और दूसरी तरफ ये साहब कह रहे हैं कि हम उनको समर्थन नहीं दे रहे। तो ये वो लोग हैं कि जिनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत विहीन लोग हैं। और जब अपने पे बात आती है तो ये कहीं भी मुकर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए आज के हालात है, जब महाराष्ट्र में बीजेपी और अलायंस ये हार रही है, तो अभी देखिए किस किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस तरह हिंदू मुसलमान, इनको पता हो गया है कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से बीजेपी और गठबंधन साथियों का बोरिया बिस्तर बदलने वाला है, और तमाम सीटों पर मैं आज दावा कर रहा हूं कि इनका जमानत नहीं बचेगा। ये पता है इनको, इरिटेशन। अभी कह रहे थे आसिम साहब कि जब इंसान हारने वाला होता है तो वो गाली भी देता है, उसको गुस्सा भी आता है, और वो तमाम तरीके के गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। आज वही स्थिति पैदा है ना। अगर वाकई में आपने काम किया है, दूसरे की पार्टी आज का बयान नहीं है, लोकतंत्र की हत्या करके, सुनिए सर, लोकतंत्र की औरंगजेब वाला बयान 2022 का बयान है। ओके प्रेम शुक्ला प्लीज मेक योर पॉइंट। प्रेम शुक्ला, महाराष्ट्र के लिए क्या काम किया? प्रेम शुक्ला, आप नफरत फैला रहे हैं। आपने जो काम किया उस पर उसका बखान किया। ओके ये जो देवेंद्र फडणवीस ने इनकी बोला मोहब्बत तो औरंगजेब के तालिबान विषय के के लिए ऊपर, होती उस है। पर आपत्ति है सपा को भी और AIMM को भी। नहीं, औरंगिया के बारे में 100 बार कहेंगे, औरंगिया को महाराष्ट्र में गाड़ दिया गया, ये सत्य है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवराय को चुनौती देकर आने वाले औरंगिया को मराठा महाशक्ति ने औरंगा और संभाजी नगर में गाड़ दिया, ये सत्य है। इस सत्य से कोई नकार नहीं सकता है। और इनकी मोहब्बत तो भाई तालिबान के लिए, शफीकुर रहमान बर्क तालिबान से मोहब्बत करते थे, अबू हासिम आजमी याकूब मेमन से मोहब्बत कर रहे थे, अजमल कसाब से इनके विधायक मोहब्बत कर रहे थे। इनकी मोहब्बत तो राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के लिए थी, जिनका मजहब पूछकर उनको जो है श्रीमान अखिलेश यादव ने रिहा कर दिया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन सबको कन्विक्ट कर दिया और उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। तो इनकी मोहब्बत तो अफजल गुरु के साथ है, इनकी मोहब्बत हर आतंकवादी के साथ है। कंधार विमान अपहरण कांड के आतंकवादियों को कानूनी मदद किसने दी थी? अबू हासिम आजमी किस मामले में अभियुक्त थे जरा बताइए। और असलम पटनी जो दाऊद इब्राहिम का साथी था, वो कोषाध्यक्ष किस पार्टी का था? तो दाऊद इब्राहिम के साथ, पाकिस्तान के साथ
आतंकवादियों के साथ किनके संबंध रहे। रॉक की तो रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी को फंडिंग हो रही थी दाऊद इब्राहिम गिरोह से। ये कोई मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाया था 2005-6 में। राज बब्बर जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था, मैंने नहीं, जो पहले समाजवादी पार्टी में भी थे। तो जिन्होंने आरोप लगाया वो सामने है। और आप मुझे कृपा करके अजीज बाबू बताइएगा, महाराष्ट्र में आप कांग्रेस के साथ हैं कि नहीं? मुझे 10 सेकंड, और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने आपको साथ रखा है कि नहीं रखा? 10 सेकंड सर। ठीक है, जवाब 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 जवाब। देखिए 2-3 बातें अस्पष्ट है, पहले तो जवाब मैं दे दूं अमीश भाई। एक तो ये पीडीपी से गठबंधन इन्होंने किया, जो अफजल गुरु को शहीद मानते हैं, ये उस पर 2 शब्द नहीं बोलेंगे। इन्होंने कंधार की बात की, कंधार में आतंकियों को रिहा किसने किया और किसके गवर्नमेंट में रिहा किया? कंधार के विषय में मत बोलिए। ऑल पार्टी मीटिंग किसने करी थी? ऑल पार्टी मीटिंग में सजेशन किसने दिया था? ये आपको भी पता है। बात आ रहे, सुनिए अमीश भाई, कंधार के विषय के अंदर भारत के नागरिकों की जान गई हुई थी, जान पे बनी हुई थी। कंधार के विषय के अंदर आप पहले, मेरा निवेदन है थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस ऑल पार्टी मीटिंग को किस किसने अटेंड करा था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब। उस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था कंधार के विषय के अंदर? इसलिए विषय को जान के बोलिए। देखिए, कोई चीज देश की संप्रभुता के लिए होती है, महत्वपूर्ण होती है। वो सही थी गलत थी, उसके ऊपर इतिहास अपना अध्ययन कर रहा है। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में कौन कौन सहमति देके गया था? सब दोषी हैं। फिर इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी दोषी है उन 190 लोगों को बचाने के लिए। फिर बहुत बड़ी खबर आ रही है, नवाब मलिक के नॉमिनेशन पर बीजेपी आलाकमान नाराज हो गया है। नवाब मलिक के मुद्दे पर बीजेपी बेहद नाराज है। आशीष सेल्लार जो कि बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला किसी कीमत पर नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। दाऊद से जुड़े लोगों के लिए प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी ने बड़ा स्टैंड ले लिया पूरे मुद्दे के ऊपर। नवाब मलिक के मुद्दे पर बीजेपी बेहद नाराज है। अजीत पवार से बात कर सकते देवेंद्र फडणवीस अब से कुछ देर बाद इस विषय के ऊपर। और एनसीपी उद्धव गुट का मानना है कि नाराजगी को हैंडल किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है नवाब मलिक को लेकर। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष सेल्लार ने खुद आकर बयान दिया है कि ऐसे व्यक्ति का प्रचार नहीं होगा। बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आनंद दुबे हैं, प्रेम शुक्ला हैं, असीम वकार है और अजीज खान है। अजीज खान, अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि देखो बीजेपी क्या करती है। देखिए, बीजेपी का ऑफिशियल वर्जन आया है। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष ने इसका बड़ा विरोध जताया है। अभी तक तो प्रेम शुक्ला ये बात कह रहे थे, लेकिन जो प्रेम शुक्ला कह रहे थे उससे एक लाइन आगे बढ़ के बोले हैं आशीष सेल्लार। क्या आपको लगता है, आज तक आपने, आजम खान ने तो जयप्रदा पे बयान दिया था, आजम खान ने तो दूसरे बयान दिए, इसके अलावा अब्बास अंसारी ने जो बयान दिया उस पर आप क्या बोले? वोट जिहाद पर आपने क्या बयान दिया? आपने कभी अपने आप को अलग किया ऐसे बयानों से? वो तो आपकी पार्टी के थे। देखिए आशीष भाई, अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ऑफिशियल बयान आ गया है, तो क्या बीजेपी ऐसी परिस्थिति में अगर नवाब मलिक टिकट वापस नहीं लेते हैं अपना, तो क्या बीजेपी गठबंधन से अलग हो जाएगी? क्या ऐसा दावा करते हैं आप या पार्टी? ऐसा करती दावा नहीं, क्योंकि ये कहे कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। सच्चाई ये है, ये आज इस नेशनल चैनल पर ये दावा करे, वायदा करे कि अगर नवाब मलिक पर्चा वापस बड़े वादे मांग रहे हैं आप, तो बीजेपी वादों में फंस जाएंगे, वादों में फंस जाएंगे आप खुद ही। बड़े सारे वादे मांग रहे हैं आप। ओके, प्रेम शुक्ला वो कह रहे वादा करिए। वादा तो बीजेपी ने किया था, ठीक है, वादा कर ले साजना। दाऊद के गाना है ना, वादा कर ले साजना, मेरे बिन तू ना रहे, तेरे बिन मैं ना रहूं। हैं तो समाजवादी पार्टी तो दाऊद के गुर्गों की पार्टी है, ये क्या बात कर रहे हैं? मैं तो अबू हासिम आजमी दाऊद इब्राहिम गिरोह के हर कोई जानता है आदमी है, इनके अध्यक्ष हैं। अब ये क्या बातें कर रहे हैं? हमारा स्टैंड जो है, जो था वही रहेगा। नवाब मलिक का जब तक आरोप मुक्त नहीं होते तब तक नवाब मलिक को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समर्थन देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। खुले तौर पर आ गया कि बीजेपी प्रचार नहीं करेगी, विरोध करेगी। देवेंद्र फडणवीस कुछ देर में अजीत पवार से इस विषय पर बात करेंगे और एनसीपी ने भी बोला कि हम पुनर्विचार करने को तैयार हो सकते हैं। यह भी बड़ी खबर आ रही है। ओके, आनंद दुबे एक जी। अमीश भाई, वो सीट ही जो है वो शिवसेना, आप कह रहे हैं शिंदे की सीट है, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हाई कमान नाराज है। अमीश भाई, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का हाई कमान नवाब मलिक को सीट देने से नाराज है, और बृजमोहन श्रीवास्तव जी यहीं बैठे हो तो बिल्कुल नाराज नहीं है, वो तो खुशियां मना रहे हैं।
यही बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है कि तुम ये अफवाह फैलाना, हम नहीं, मुंह मोड़ बृजमोहन लेंगे, सिंह वास्तव हम में जब एक बात आप बोली अफवाह थी कि हम फैलाएंगे, बातचीत तो कर तुम रहे मुंह मोड़ हैं, लेना। हम बातचीत कर रहे हैं, वो बीजेपी के कोटे की सीट नहीं है। अरे एक बार तीर एक निकल ब्रिजमोहन, गया, ब्रिजमोहन, जब एक ब्रिजमोहन, बार ब्रिजमोहन, तीर let निकल ब्रिजमोहन गया, come in, अब ब्रिजमोहन। वो तीर पीछे पीछे थोड़ी अमित जी दौड़ता मेरी है। अमित जी मैं इस मुद्दे पे बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आदरणीय नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि वो दाऊद इब्राहिम के साथी हैं या दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी कोई डील है। इस बात को सारे लोग जानते हैं। आरोप लगे हैं, आरोप का जवाब नवाब मलिक साहब देंगे, लेकिन ये बात भी सच है कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन की मर्यादाओं पे हम लोग पूरी तौर से उन मर्यादाओं का हम पालन करने वाले लोगों में से हैं। निश्चित रूप से हम लोग आपस में बात करेंगे, बात करने के बाद जो निर्णय होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी 4 तारीख है, 4 तारीख को विड्रॉवल होना है और उसके पहले। लेकिन देखिए आनंद दुबे, आप तो उलझ गए, आप अब तक की सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर क्या करेंगे? ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है आपके लिए। सबसे ज्यादा पर लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? मतलब अब तो आखिरी तारीख भी हो गई, अब ज्यादा कैसे होंगी? अब तो ये कोई असीम बकार, आपने भी बड़े चुनाव लड़े होंगे, लड़वाए होंगे, ये बताइए ये क्या तरीका है, ये क्या तरकीब है कि आखिरी दिन के बाद भी सीटें ज्यादा हो सकती है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो 23 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, ऐसा जवाब किसी प्रवक्ता ने दिया। असीम बकार को 5 सेकंड ले रहा हूं मैं बस। असीम बकार, असीम भाई, कांग्रेस को पर्चा पीछे ले ले। अरे मतलब आप कांग्रेस की दया पे हो गए, आप खुद मान रहे हैं कांग्रेस पर्चा लेगी तो आपकी सीटें बढ़ेंगी, आप खुद ही ओके। लेकिन वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के बाद एक बहुत बड़ी खबर। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। आज धनतेरस का पावन पर्व है और ये वो त्योहार है जो लंबी आयु, सेहत और समृद्धि देने वाला माना जाता है। और कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही। उन्होंने कहा कि धनतेरस को समृद्धि और स्वास्थ्य का त्योहार माना जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भारत की मजबूत सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा सबूत है। धनवंतरी इसी के लिए तो जाने जाते थे। साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। अक्षय कुमार ने भी प्रधानमंत्री मोदी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि यह देखना अद्भुत है कि हमारे देश के कैप्टन लोगों को फिट रहने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। बीते 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के हिस्से में ऐसे अनेकों काम आए हैं जिन्हें या तो इम्पॉसिबल माना गया या फिर लीस्ट पॉपुलर समझा गया। 2014 में सरकार बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी ने योग को प्रमोट करना शुरू किया, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि योग बड़ी लाइमलाइट में आ जाएगा और हर जनरेशन के लोगों के लिए एक ट्रेंड बन जाएगा। अब 2019 में नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत जैसी क्रांतिकारी स्कीम लेकर आए, जिसके जरिए गरीब परिवारों को 5 लाख का हेल्थ कवर मिलने लगा। लाखों परिवार जो पहले अस्पताल जाने से घबराते थे, अब उनका इलाज बड़े अस्पतालों में हो रहा है। 2024 में अब नरेंद्र मोदी अपने लिए एक और चैलेंज लेकर आए हैं और ये टास्क है, उन्होंने मंगलवार को आयुष्मान भारत आरोग्य योजना का विस्तार कर दिया। अब इसके दायरे में 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग आएंगे, यानी आर्थिक स्थिति की कोई बाध्यता नहीं होगी। इस विस्तार से करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को एक बड़ा फायदा मिलेगा। यानी धनतेरस पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के करोड़ों नागरिकों को आरोग्यता का दिवाली गिफ्ट दिया है। अगर आपके परिवार में कोई 70 वर्षीय बुजुर्ग है तो इस योजना का लाभ उठा सकता है। साथ ही खुद को सेहतमंद रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। आरोग्यम परम भाग्यम, हेल्थ इज वेल्थ। नमस्कार, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर धनतेरस की। और प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐलान वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो खुश रहेंगे। अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो वेल्थ को भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं और धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।